Hello guys, my name is Shivank and welcome to Auto Office. So today we are going to review a very underrated hatchback from the largest shareholder of the passenger market, and this is the Ignis. ये 2019 का डेल्टा मॉडल है और आई एम द ओनर ऑफ दिस कार. तो दिस विल बी कंप्लीट रिव्यू एंड एन ओनरशिप एक्सपीरियंस और एवरी माइनर डिटेल जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग दिस कार. लेट्स बिगिन विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार. सो इसको ब्लैक ग्रिल आती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स आती हैं क्रोम की. बाकी जो 2020 फेसलिफ्ट आया उसमें यू शेप्ड हो गया है एलिमेंट, और बाकी ये डेल्टा मॉडल है तो इसमें क्रोम एलिमेंट्स थोड़े से कम आते हैं. जीटा और अल्फ़ा मॉडल में यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स भी आते हैं, और अल्फ़ा मॉडल में टॉप मॉडल लाइट्स आती हैं तो एलईडी डीआरएल्स होती है, उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं और अंदर भी एलईडी होती है. बाकी जो टर्न इंडिकेटर है वो हेलोजन होता है और सब में ही. इसकी फॉग लैम्प की हाउसिंग यहाँ पे है. 2020 फेसलिफ्टेड मॉडल में हाउसिंग भी चेंज हो चुकी है और ये डेल्टा मॉडल है तो इसमें फॉग लैम्प भी नहीं आते थे. सो वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार. सो यहाँ पे इसको एक ब्लैक एलिमेंट मिलता है. व्हील आर्चेस चंकी आते हैं इसको, और अगर यहाँ पे साइड व्यू मिरर की बात करी जाए तो इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं डेल्टा मॉडल से ही आपको, और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं डेल्टा मॉडल से, और ब्लैक एंड ए पिलर एंड ब्लैक एंड बी पिलर मिलता है. सो अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो इसको मिलते हैं 175/65 R15 टायर्स जो कि बेस मॉडल से ही अवेलेबल होते हैं. बाकी फ्रॉम द जीटा मॉडल यू विल गेट एलॉय व्हील्स, ग्लॉसी ब्लैक एलॉय व्हील्स. यहाँ पे आपको व्हील कैप्स मिलेगी. टायर के बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसी कार में मिलती है जो कि है 180 mm. फॉर रेफरेंस XUV 300 की भी 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस आती है. तो ये ऑफ रोडिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ अगर ख़राब रोड है तो उसमें आराम से निकल सकती है ये कार. इसके रेयर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिलता है. थोड़ा ब्लैक एलिमेंट मिलता है रियर ग्लास पे, नेक्सा की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, इग्निस की बैजिंग, और मेरे ख्याल से ये अगर एलईडी दी जाती तो इसको कुछ ना कुछ तो एनहांस कर सकती थी इसकी बैक, बट कोई नहीं. अब ये आपको स्टॉप लाइट है, ये रिवर्स लाइट है, ये टर्न इंडिकेटर लाइट्स हैं. ये ब्लैक एलिमेंट है जो कि अब नहीं आता फेसलिफ्टेड मॉडल में. बाकी इसको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज आजकल कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसमें भी कटौती करनी शुरू कर दी है. अगर इसकी बूट की बात करी जाए तो इसमें आपको मिलता है 260 लीटर का बूट स्पेस, और लोडिंग लिप थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा भी नहीं मैं कहूँगा ज़्यादा हाई है. और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको पीछे बूट लैम्प मिलता है जो कि कन्वीनियंट रहता है रात के वक्त. इस कार में आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है वो है 60/40 स्प्लिट जो कि डेल्टा मॉडल से ही आना शुरू हो जाती है. सो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट फीचर लगता है मुझे इस कार का, और एज अ ओनर काफ़ी बार यूज़ भी किया है मैंने इसको. सो अगर आप कार ले रहे हैं तो इस फीचर को ज़रूर कंसिडर करा. लेट्स ओपन द इंजन बे ऑफ दिस कार. सो ये है 1.2 लीटर का K सीरीज़ इंजन जो कि बनाता है 82 PS की पावर 6000 RPM पे. 4 सिलेंडर इंजन है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर इंजन गैप्स बचते हैं थोड़े से, आपको नीचे का सब दिख जाएगा. तो अभी भी काफ़ी स्पेस है किसी बड़े इंजन की. लेट्स गेट इनसाइड. बट अंदर जाने से पहले एक बात, अगर आप जीटा मॉडल या अल्फा मॉडल कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएगा ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड टू. बाकी लेट्स टॉक द इंटीरियर ऑफ दिस कार. और अब हम आ चुके हैं कार के अंदर. फर्स्ट इसके डोर की बात करी जाए तो इसकी वेट की बात अगर करी जाए तो ये सफिशेंट है, मतलब नॉट टाटा और फॉक्सवैगन लेवल, बट आपको एक सेफ फील ज़रूर दे देगी. और अगर इसके थर्ड की बात करी जाए तो ये भी काफ़ी सफिशेंट लगती है, एडिक्वेट लगती है.
सिग्मा और डेल्टा मॉडल में आपको एक नॉर्मल की मिलती है, डेल्टा मॉडल में आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है, और ज़ीटा और अल्फ़ा मॉडल में आपको कीलेस एंट्री मिलती है। तो आपको इसकी ऐसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। ड्राइवर साइड डोर की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है साइड व्यू मिरर का इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स। ये जो आपको खाली गैप मिल रहा है, ये ज़ीटा मॉडल से आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है ऑटो फोल्ड मिरर्स का, जो कि डेल्टा मॉडल में नहीं आता। ये आपको मिलता है पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, और ये है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स। ये हैं पावर विंडोज़ को अप डाउन करने के कंट्रोल्स, और इसमें ड्राइवर साइड ऑटो डाउन आती है, ऑटो अप नहीं आती है। यहाँ पे आपको मिलता है एक डोर हैंडल, जो कि काफ़ी चंकी और अच्छी फील देता है, और ये बॉडी कलर्ड भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, और कुछ एक्स्ट्रा से स्पेस यहाँ पे भी। इंटीरियर की बात अगर करी जाए तो आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है डेल्टा मॉडल से। तो आइवरी वाइट प्लस ब्लैक का एडिशन मिलता है। एसी वेंट्स की बात करी जाए तो बीच में स्क्वायर एसी वेंट्स मिलते हैं, और साइड में आपको राउंड एसी वेंट्स मिलते हैं, और विद क्रोम एलिमेंट्स। और उसके बाद अगर ग्लव बॉक्स की बात करी जाए तो डिसेंट ग्लव बॉक्स है। 2 कंपार्टमेंट्स हैं ऊपर नीचे, ठीक रहता है एक फैमिली यूज़ के लिए। उसके बाद अगर आप बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको ज़ीटा मॉडल तक भी आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है, जो कि अच्छी है यूज़ करने के लिए। नॉर्मल ब्लूटूथ है इसमें और सब कुछ है, रेडियो फंक्शनिंग। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है नॉब है, जो कि टच स्क्रीन में नहीं आती है। सो ठीक है, बाकी अगर आप टच स्क्रीन के फ़ैन हैं तो आपको ज़ीटा मॉडल तक जाना पड़ेगा। 2019 में बेसिकली ज़ीटा मॉडल में नहीं आती थी टच स्क्रीन, और अब शायद आने लग गई है। सो ये हो गई बीच की बात। उसके बाद अगर नीचे आ गए तो ये है आपके पास हैज़ार्ड लाइट्स का बटन, और ये फिर एसी के कंट्रोल्स हैं, जो कि ज़ीटा मॉडल तक ऐसे ही आते हैं पुरानी मारुति की स्टाइल में, जो कि कुछ खास लगते नहीं है, पर इट गेट्स द जॉब डन। और आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट, और हमने एक चार्जर लगा ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है USB और ऑक्स। बीच में आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। MID कुछ ऐसी दिखाई देती है इस गाड़ी की, और यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल है। 100 पे भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि 60 पे भाग रही है गाड़ी। और ये आपको छोटी सी MID मिल जाती है, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, रेंज दिखा देता है, एवरेज स्पीड दिखा देता है, ड्राइविंग टाइम दिखा देता है, और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिखा देता है। बाकी उसके नीचे अगर देखा जाए तो ट्रिप भी है, और ये टोटल किलोमीटर्स, और ये आपको फ्यूल कितना है आपकी कार में वो दिखा देता है। बाकी ये सब वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, ये सब पार्किंग लाइट्स हैं, ये सीट बेल्ट का इंडिकेटर है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और इधर आपको मिल जाते हैं लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप का फंक्शन, और यहाँ पे MID का कंट्रोल करने का फंक्शन, और ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए है MID की। सो अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करी जाए तो मेरे ओपिनियन में इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट सीटिंग कंफर्ट है इस कार का, अगर आप कंपेयर करें टियागो से या फिर ग्रैंड आइटन से। और प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं, और हेडरूम काफ़ी अच्छा है, शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा है। फ्रंट को ड्राइवर और ड्राइवर की शोल्डर्स कभी नहीं टकराते, आप चाहे 6 फीट के भी हों। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है, रीच के लिए एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक जिसे कहते हैं वो एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती इसमें। नीचे की तरफ अगर आया जाए तो क्लच में, ब्रेक में और एक्सेलरेशन में कुछ कंजेशन नहीं है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, और आपको इतनी छोटी गाड़ी डेड पेडल भी मिल जाता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये इंजन बे ओपन करने के लिए या बोनेट ओपन करने के लिए ये स्विच है। रियर सीट की तरफ अगर हम आएंगे तो डोर ओपनिंग की बात करी जाए तो काफ़ी वाइड डोर ओपन होता है, और इंग्रेस और एग्रेस में भी कोई कमी नहीं है इस कार में। और फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट 5'10" है, और मेरे को
कोई भी दिक्कत नहीं है लेग रूम की अगर बात करी जाए। और यहाँ पे नीचे आपको पैर डालने की जगह भी है। बट इस कार में रियर सीट एकदम अपोजिट है फ्रंट सीट के मुकाबले, काफ़ी अनकंफर्टेबल। इस सेगमेंट में सबसे अनकंफर्टेबल अगर किसी कार की रियर सीट है तो वो इस कार की है। आप बहुत अपराइट बैठते हैं इसमें, और थाई सपोर्ट भी कुछ खास नहीं है। नी रूम की और लेग रूम की कमी नहीं है, बट पीछे से गाड़ी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, तो 3 बंदे बैठना मुश्किल है। 2 बड़े एडल्ट और एक, मतलब बड़े एडल्ट ही होते हैं, और एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। और अगर आप डोर्स की बात करें तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। डुअल टोन टच है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पे आपको एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है और स्पीकर सेटअप मिल जाता है। बाकी लेट्स ड्राइव दिस कार। सो इग्निशन देते हैं इसको। तो इंजन में इतनी साउंड नहीं है, और अंदर केबिन में भी इंसुलेशन अच्छी है, मतलब 4 सिलेंडर इंजन है इसलिए वाइब्रेशंस भी नहीं है। सो मतलब एक काफ़ी अच्छी यूएसपी है इसकी, एक ये इसका जो इंजन है। गियर बॉक्स की अगर बात करी जाए तो गियर बहुत ही मक्खन स्लॉट होते हैं और बहुत ही इजीली स्लॉट हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है स्लॉट करने में। और क्लच बहुत लाइट है इसका। तो फर्स्ट गियर में अगर इसको उठाएं हम, थोड़ी सी हिचकिचाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, टॉर्क इतना है नहीं इसमें। और अगर हम इसको फर्स्ट गियर में डाल के क्लच पूरा छोड़ दें, सो ये 9 की स्पीड पे चलती है। तो अब इसको चला लेते हैं ढंग से। स्टीयरिंग की बात अगर करी जाए तो काफ़ी लाइट और काफ़ी एक्यूरेट स्टीयरिंग है। स्विफ्ट के लेवल जितना नहीं है, बट काफ़ी एक्यूरेट है, मज़ा आता है चलाने में। विजिबिलिटी कार की टॉप नॉच है। एक कमी है कि ये गियर जल्दी मांगती है। गियर जल्दी मांगती है मतलब कि हिचकिचाने लग जाती है थोड़ी। जैसे अभी रुकी तो थर्ड से मुझे सेकंड करना पड़ा काफ़ी जल्दी, क्योंकि इसमें टॉर्क की कमी लगती है। बट अब जैसे आपने देखा मैन्यूवरेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी ही बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि छोटी गाड़ी है और स्टीयरिंग अच्छा है। सो सिटी में हर जगह से बहुत जल्दी जल्दी निकलती है। अब थोड़ा सा अगर हम एक्सीलरेट करें इसको, काफ़ी स्पोर्टी आवाज़ आती है इंजन के अंदर, और काफ़ी 2000 आरपीएम के ऊपर बहुत लाइवली हो जाता है ये इंजन। तो मज़ा आता है, फिर लगता है कि हाँ चलो पैसे खर्च करें, कुछ तो है। वरना नीचे नीचे आरपीएम में तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है इंजन उठने में। परफॉर्मेंस को मतलब बेसिकली ये हाईवे के लिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू सिटी, जो इंजन जिस हिसाब से आपका ये इंजन। और अगर माइलेज की बात करें तो ओबियसली मारुति बिकती ही 50% रीज़न यही है उसके बिकने का कि फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाती है वो। तो वो ये भी उनमें से एक है। यहीं पे टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं। तो ये एक ही बार में मुड़ गई कार हमारी। तो टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें इंजन बेसिकली जो बलेनो और स्विफ्ट में आता है वैसा ही इंजन है, और उनसे ये लाइट है, तो और भी पेपी लगता है ये इंजन। और फ्यूल एफिशिएंट भी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, नहीं भी, बट परफॉर्मेंस के मामले में उनसे बेटर लगता है मेरे को ये। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत तेज़ भी चला रहे हो तो भी चिपक के चलेगी, क्योंकि इसका ज़्यादा स्टिफ है। और स्टिफ सस्पेंशन की बात अगर कर ही रहे हैं तो सिटी में ये स्टिफ सस्पेंशन आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है, क्योंकि सिटी में जैसे छोटे मोटे गड्ढे आते हैं तो अंदर फील होते हैं। वहीं पे जैसे ग्रैंड आइटन जो इसी के मुकाबले की कार है उसकी सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो सिटी में बहुत मक्खन की तरह निकलती है। बट अगर हाईवे पे, जैसे मैंने कहा, हाईवे ओरिएंटेड कार जो मुझे ज़्यादा लगती है, ये हाईवे पे अगर आप इसको चलाओगे तो काफ़ी चिपक के चलेगी सिटी के मुकाबले। तो ये एक इसका यूएसपी कह सकता हूँ और कमी भी कह सकता हूँ कि सिटी ओरिएंटेड है भी ये कार और नहीं भी। कंफर्ट ये ग्रैंड आइटन जितना नहीं दे पाती सिटी में, बट हाईवे पे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। ऐसा लगता है इतनी छोटी गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है हाईवे पे। बाकी वाइपर्स की बात कर लें, अगर रेड लाइट में खड़े ही हैं, वाइपर्स ओके है, थ्रो ठीक ठीक है, मतलब बेस्ट नहीं है। अगर आप
6-7 7.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जो कि वाइपर्स में देख के लगता नहीं है कि है। उसके बाद अगर हम म्यूज़िक सिस्टम की बात कर लें तो म्यूज़िक सिस्टम वाव नहीं है बट बेकार भी नहीं है, सफिशेंट है। मतलब अगर आप डेली कम्यूट करते हो और नॉर्मल म्यूज़िक सुनना है ठीक ठाक। अगर आप EDM या फिर बेस हैवी म्यूज़िक सुनते हो तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट में आपके पास टियागो ही ऑप्शन बचता है। बाकी राइड क्वालिटी काफ़ी मैच्योर है इस कार की, और 15 इंच के व्हील्स आपको बहुत बार फील होते हैं कि हाँ भाई इस कार के बड़े व्हील्स हैं। स्पीड ब्रेकर्स की तो स्पीड ब्रेकर्स में कोई भी दिक्कत नहीं है इस कार में। अगर आप बाई चांस, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट बाई चांस अगर आप 30-40 पे भी स्पीड ब्रेकर पे कुदा देते हो तो कहीं से भी नोज डाइव होती है इसमें, बट कहीं से भी आपको टच नहीं कर सकते आप, मतलब मुश्किल ही है कि टच हो जाए ये। तो अब 180 ग्राउंड क्लियरेंस की बहकावे में आके आप इसे ऑफ रोडिंग मत करने चले जाना। बेसिक जो ऑफ रोडिंग होती है गांव वाले एरिया में वो वाली तो ठीक है, वो तो मजबूरन करनी पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल ही डायरेक्ट ऑफ रोड करने के लिए आप इसको कहीं ले जाओ तो वो सब नहीं करो तो अच्छा है। माइलेज की बात करी जाए तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में लोगे तो 5 to 6,000 किलोमीटर्स तक आपको ये कुछ खास माइलेज नहीं देगी। तो उस वक्त आप घबराना मत कि मारुति की कार ले ली और भाई माइलेज नहीं दे रही। थोड़ा सा इंजन खुलता है जितना देसी भाषा में बोला जाता है, तो 5-6 हज़ार चलने के बाद ये माइलेज आपको जो देती है वो असली माइलेज देगी। अभी जैसे मेरे को इस वक्त माइलेज ये दे रही है 18.9 का, तो और अभी ये सिटी में चलती है प्योर, तो सिटी में ये 18.9 का माइलेज दे रही है। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि बहुत धीरे चलाता हूँ, मतलब थोड़ा सा खींच के भी चलाता हूँ, धीरे भी चलाता हूँ, हर चीज़ है। बाकी अगर सर्विस की बात करी जाए तो फर्स्ट टू सर्विस में इस कार में या किसी भी कार में मारुति की कुछ होता नहीं है फर्स्ट टू सर्विस में। थर्ड सर्विस होती है, वो मेन सर्विस होती है, उसमें ऑयल चेंज वगैरह करते हैं। सो सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो इसकी सर्विस अगर कंपनी से कराओगे तो 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार की बढ़ सकती है। और मारुति की कार है और K सीरीज़ वाला इंजन है तो चला आ रहा है पहले से ही। सो आप अगर अपने लोकल मैकेनिक से कराना चाहते हैं तो वो और भी सस्ती पड़ती है, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। इस कार की AC का जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच है, मतलब अल्टीमेट। मेरे को ये लगता है कि इसका शायद छोटा कैबिन है तो वो और अच्छा लगता है और इफ़ेक्टिव लगता है। बाकी लाइट्स की बात करी जाए तो अंदर एक हेलोजन लाइट मिलती है आपको, जो कि अच्छा एम्बियंस क्रिएट करती है क्योंकि इसका इंटीरियर वाइट है। और अगर हम हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, मतलब बहुत ही एवरेज हेडलाइट बोलूँगा मैं। तो अगर आपके पास डेल्टा, जीटा या सिग्मा मॉडल है तो आई विल रिकमेंड यू टू अपग्रेड योर लाइट्स। टॉप मॉडल अल्फा की जो लाइट्स हैं वो तो अल्टीमेट ही है। इस कार में एक काफ़ी मेजर कमी है जो कि चलाने के बाद ही पता चलती है, वो ये है कि यू टर्न अगर आप लोगे इसमें तो इसका स्टीयरिंग वापस नहीं आएगा। और मैंने सुना है ये मारुति की काफ़ी कार्स में है, जैसे अब मैं यू टर्न ले रहा हूँ, पूरा स्टीयरिंग मैंने घुमा, अब ये देखो आप घूम रही है, स्टीयरिंग वापस ही नहीं आएगा, आपको खुद ऐसे करना पड़ेगा वरना ये डिवाइडर पे चली जाएगी कार। तो अगर कोई दूसरी ब्रांड की गाड़ी चलाता है, Hyundai की मान लो आप, तो उसका स्टीयरिंग बहुत जल्दी वापस आता है, तो ऐसे में वो ये एज्यूम करेंगे कि हाँ भाई स्टीयरिंग जल्दी से वापस आ जाएगा। सो दिस इज़ माई ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस कार। अगर आपका बजट 7 लाख तक है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस कार। Thank you for watching guys, and it's bye bye for now.